नमस्कार। स्वागत है आपका यूवी क्लासेस में। आज फिजिक्स के प्रैक्टिस सेशन 2 की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है पहला देख लेते हैं, आवर्तकाल। क्या आवर्तकाल जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड इसको प्रदर्शित किया जाता है टी से। तो आवर्तकाल क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का इर्द गिर्द एक चक्कर करने में कितना समय लगता है उसे क्या करते हैं हम लोग, आवर्तकाल। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आपने क्या है, क्या यहाँ बी, आप बी से फिर से कहाँ आएंगे आप लोग ए। तो जितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा करने में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आवर्तकाल कहेंगे। समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लेते हैं, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल। पॉइंट ए से कोई दौड़ना चालू करता है, ये ऐसे ऐसे यार ये आ रहा है, ठीक। फिर बी पे पहुंचा, फिर ऐसे, फिर क्या हो गया, ए पे आ गया, तो उसको ए तक आएगा एक चक्कर, तो कहेंगे एक चक्कर हो गया। इसी को कहेंगे हम लोग क्या, आवर्तकाल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। 2 पाई अंडर रूट L/G। अब देखिए टी क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। एल क्या है, एल को बोलते हैं हम लोग प्रभावी लंबाई। क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ बोल जाता है। क्या बोलता है, प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए क्या क्या जो टाइम पीरियड है, जो टी की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट L/G की। अंडर रूट L/G के, तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेकिन क्या है, जी के क्या है, इनवर्स। इनवर्स है, क्या है, मतलब उल्टा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है ना। तो ये संबंध याद करना है आपको, याद ही कर लें। इसमें क्या कुछ याद करने का तरीका तो है ही नहीं, डायरेक्टली याद करेंगे। मतलब क्या, अगर अगर प्रभावी लंबाई, अब प्रभावी लंबाई क्या कहते हैं, जैसे ये है, क्या नाम है, ये सस्पेंशन पॉइंट, जहाँ पॉइंट लटका हुआ है कोई बिंदु, ये है गोलक, ठीक। तो ये जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु यहाँ से एकदम बीच में, क्या बीच में अगर ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई, इसको बोलते हैं स्मॉल एल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रभावी लंबाई। अब देखिए क्या है, प्रभावी लंबाई यदि बढ़ेगी, एल बढ़ेगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एल ये क्या हो जाएगी, घटेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जी में देख रहे हैं कैसा संबंध है, उल्टा। तो मतलब क्या होगा, अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो टी बोले आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लेकिन आवर्तकाल जो होता है, टी टाइम पीरियड, कभी भी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो एम, टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट L/G है, ठीक। तो कभी भी जो आवर्तकाल है वो प्रभावी लंबाई और जी पे निर्भर करता है, लेकिन उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। प्रकृति, लोहा चांदी किसका है, इस पे भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। इतना समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करना है। अगला पॉइंट क्या होता है, देखिए एक चीज़ होती है द्रव्यमान। एक क्या चीज़ है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। जैसे आप क्या है, 10 kg के हैं, यदि आप 10 kg के, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, 10 kg के रहेंगे। चाहे आपको नदी में फेंक दिया जाए, कहीं भी लेके चले जाए, पहाड़ पर लेके चले जाए, चंद्रमा पर लेके चले जाए, तो ये क्या रहेगा, 10 kg। लेकिन जो भार होता है, भार, भार, ये भार क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वीय बल होता है, वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार को डब्ल्यू से डिनोट करते, किससे, डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू M/G। ये क्या है, इस पे द्रव्यमान, और जी क्या है, गुरुत्वीय। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, mg। मतलब भार बदल जाता है, भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नो चेंज, कभी भी बदलता नहीं है द्रव्यमान। ओके। तो जैसे क्या होता है, लेकिन भार की बात करते हैं, तो द्रव्यमान हमेशा, क्वेश्चन आता क्या, हमेशा किसका आता है क्वेश्चन, चंद्रमा का आता है। तो चंद्रमा पे जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू जी डैश मान लेते हैं, वो पृथ्वी के जी का 1/6 होती है। तो कैसी होती है, जी डैश इक्वल टू G/6। ये कहाँ है, चंद्रमा की सतह पर। और भार डब्लू डैश की बात करते हैं, भार इक्वल टू कितना होगा, पृथ्वी की सतह का 6। जो भार, भार कितना होता है, mg/6, mg/6।
अरे देखो क्वेश्चन आ जाएगा, चंद्रमा का भार कितना होता है mg/6, लेकिन गुरुत्व त्वरण g/6, गुरुत्व त्वरण g/6, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट हो गया। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है भैया, एक होता है कोणीय संवेग संरक्षण। क्या होता है? कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण होता है, संरक्षण, ठीक है ना। कोणीय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्या, एल से। ये किसको बताता है? कोणीय गति को बताता है। कैसे? कोई व्यक्ति है, ये यहाँ से क्या है, ये पत्थर को घुमा रहा है, ठीक है ना, तो ये कोणीय गति को क्या करता है, ये डिनोट करता है। कौन? कोणीय संवेग संरक्षण, इसको डिनोट किया जाता है एल से। तो एल की वैल्यू जो फॉर्मूला होता है mvr होता है। क्या होता है? mvr, कोणीय संवेग संरक्षण में। ये फॉर्मूला भी आपको पूछा गया है कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, L=mvr। कोणीय संवेग संरक्षण क्या कहता है? जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। मतलब mvr क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। mvr कांस्टेंट, नियत रहता है। अब कोणीय संवेग संरक्षण को कैसे समझेंगे, देख लेते हैं भैया। इसको एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे आपने क्या सुना है? आपने ये सुना है ना, देखिए ये है सन, क्या है बीच में, क्या है? सन है। ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? बीच में सूर्य। इधर भी क्या है? पृथ्वी की कंडीशन है। ए एंड बी क्या है? पृथ्वी क्या है? ये सब कंडीशन है। अब देख लेते हैं, जैसे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? हमेशा क्या रहेगा? रिमेन सेम, कि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन आपने एक घटना सुनी होगी, एक का नाम है उपसौर, उपसौर। एक का नाम क्या है? अपसौर, उपसौर एंड अपसौर। ये चीज़ क्या होती है? उपसौर अपसौर क्या है? अब ये जो उपसौर है ना, उपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उस समय क्या कहते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर। लेकिन ये भी कंडीशन आती है कि जैसे जैसे वो पृथ्वी के नज सूर्य के नज़दीक आती है पृथ्वी, जैसे त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम, रेडियस कम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? हाई। स्पीड क्या हो जाती है? हाई। जैसे दूर जाएगी उसकी स्पीड क्या हो जाती है? लो। त्रिज्या ज़्यादा दूर, तो इसी के देखो एम क्या है? कांस्टेंट है। एम वी आर क्या है? एल है कि नहीं? तो एम तो क्या है भैया? कांस्टेंट है। लेकिन क्या है, देखिए कोणीय संवेग संरक्षण है ना, तो वेलोसिटी देखिए, जब नज़दीक आ रहा है, त्रिज्या क्या हो रही है? घट जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। यही अलग केस क्या है? देखिए mvr में, फिर से mvr में, जैसे रेडियस क्या आ रही है? जब पृथ्वी सूर्य से हम लोग क्या जा रहे हैं? दूर, तो वेलोसिटी क्या आ रहा है? घट जाए। इसी को बोलते हैं हम कोणीय संवेग संरक्षण। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? क्या वो अधिक हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, कि लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कि अपरिवर्तित रहेगा? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुतों पेपर में आया है ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि ये है झूला, ये क्या है? झूला मान लेते हैं, ये है झूला। अब इसमें क्या है, एक लड़की, लड़की कैसे भाई झूलेगी? ये ऐसे पैर फेंक के झूलेगी ना भैया, पैर फेंक के झूलती है। अब ये क्या बैठी हुई है, तो देखो प्रभावी लंबाई कहाँ? उसके नाभि से, गुरुत्व केंद्र से ली जाती है ना। कहाँ से ली जाएगी? गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र। अब ये प्रभावी लंबाई ये, अब जैसे खड़ा होगी, ये मान लेते हैं, ये खड़ा कर दिया आप इसको। अब ये क्या होगी? यहाँ जिसका नाभि है, उसी द्रव्यमान केंद्र, वो क्या हो गया? घट गई। अब जब घट गई, देख रहे हैं ना, लंबाई क्या हो गई? घट गई। पहले थी, घट गई लंबाई ना। अब लंबाई घट गई, तो हम लोग फॉर्मूला क्या दे रखा था? T क्या रखा था? 2π√L/g, ये देख रखा था ना। अब देखो प्रभावी लंबाई घट गई, मतलब क्या हो गया? आवर्तकाल क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, जैसे सूर्य वाला, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी वाला बताया कि नहीं अभी। अब इसके लिए क्या है
देखिए उसके लिए क्या है, अब उसके लिए क्या है, कोणीय समीकरण क्षण L इक्वल टू क्या होता है, MVR। क्या है, MVR है। अब ये कह रहा है कि कोई एक अचानक ये राउंड राउंड मेज है, ठीक, कोई इसका द्रव्यमान होगा ना, मान लेते हैं M। अब जैसे इस पे क्या अचानक एक लड़का आके बैठता है, क्या होता है, लड़का जैसे आके बैठेगा तो द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान होगा भैया हाई। द्रव्यमान क्या हो गया, हाई। लेकिन क्या थी, अब ये कहता है कि कोणीय वेग के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेडियस तो सेम है ना, कोई भी मेज है तो उसकी रेडियस क्या है, सेम है, सेम है। तो फर्क क्या पड़ेगा, रेडियस सेम है, रेडियस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें से किसी दो चीज़ को छेड़छाड़ करनी है। लेकिन द्रव्यमान आप कहेंगे कि सर द्रव्यमान तो आप कभी बदलता ही नहीं, फिर आप इसमें बदल क्यों रहे हैं भैया। भाई हम बात कर रहे हैं ना, तो वो उस मेज की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर एक लड़का बैठ जाए, इसलिए क्या हो गया, द्रव्यमान क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, द्रव्यमान हो जा रहा है चेंज। अब द्रव्यमान चेंज हो जा रहा है तो एक चीज़ बढ़ गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, एक होता है गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में मान लीजिए ये कोई चीज़ रुका हुआ, अब क्या करने लगेगा, इसी का गति करने लगेगा। क्या करने लगे, गति करने, इसको कहते हैं। अब ये क्या हो गया, गति में आ गया। ए से अगर आपको बी में आ गया, ये चीज़ क्या हो गई, गति में आ गई। अब इसी के लिए कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या, तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। उसको प्रदर्शित कहते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv², ये वाला फॉर्मूला होता है। m क्या है, द्रव्यमान। m क्या है, द्रव्यमान। अब v क्या है, वेलोसिटी, मतलब वेग। v क्या है, वेग है। ओके, v वेग है, ये क्या है, द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि किसी भी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं वी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी, पहले क्या थी, के ई थी। उसका कहेगा कि भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान वेलोसिटी दो गुनी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट देखिएगा। अब देखिए कितना वेलोसिटी क्या कर दिया गया, दो गुना। पहले क्या था v, अब कितना कर दिया, 2v। क्या कर दिया गया, 2v, दो गुना कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, के ई डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ m। वेलोसिटी कितना हो गया, v नहीं है, अब क्या है, 2v का स्क्वायर कर देते हैं। क्या क्या, 2v के स्क्वायर, दो दूना के चार, कितना हो जाएगा। अब ये काटना उठना नहीं है भैया, कितना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं फिर से, कितना हो जाएगा, देखते हैं। के ई डैश इक्वल टू हाफ m, वी की जगह क्या लिखेंगे, 2v का स्क्वायर। ओके, 2v का स्क्वायर कर देंगे। अब 2v की स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 4v² 1/2। अब 1/2 को यहाँ काट नहीं देंगे, मैं दो दूना के चार कर देंगे, फिर बचेगा इधर यम है ही। देखिए भैया ये क्या होगा, हाफ mv²। क्या हो गया, हाफ mv² इंटू क्या है, 4 है ना। अब हाफ mv² की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, के ई, जो पहले वाला था, क्या था, के ई। तो के ई डैश इक्वल टू क्या हो गया भैया, क्या हो गया, के ई इंटू 4। मतलब प्रारंभिक कितना हो गया, 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अरे यही क्वेश्चन आया, कितना बढ़ गया। क्या क्वेश्चन आ गया, कितना बढ़ गया। देखो पहले तक के ही था, अब कितना हो गया, 4 4 ही, तो कितना बढ़ा है, +3 बढ़ा है ना, तभी ना। कितना हो गया, +3। जैसे एग्जाम्पल कह लेते कोई, आपके पास 1 रुपया था। कितना रुपया था, 1 रुपया। अब हो गया है 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। तो 4 से गुणा किया आपने, 4 गुना हो गया। ओके, अब 4 गुना ये हो गया। तो देखिए भैया क्वेश्चन है कितना गुना हो गया। आप 1 रुपया था, 4 रुपये आपके हो, कितना गुना हो गया, 4 गुना। क्वेश्चन है कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, +3 बढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, +3। क्वेश्चन एक आएगा कि कितना गुनी हो गई है या कितनी बढ़ गई है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, 36 है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भैया, 36। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है, क्या, वस्तु के वेग, तो उसकी क्या गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू हाफ mv²। पहला क्या है, प्रारंभिक का v, अब कितना हो गया, दो गुना। तो v की जगह क्या रख देंगे आप लोग, 2v। क्या रख देंगे, 2v का
स्क्वायर, सेम सेम में और हाफ एम, ओके। अब 2 एंड 2, 2 दुना के 4, 4 वी स्क्वायर हो जाता है, मतलब कितना 4 गुना, कितना गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुनी। अगर ये क्वेश्चन कितना हो जाएगी तो कहता है 3 हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन पूछा है कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ गई है या गुना हो गई है, तो कितना हो गई 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है, बता चुके हैं आपको। द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, मतलब द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, भार बदल जाता है। क्यों? कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है भैया, एम जी। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो घटता है, नीचे जाते हैं तब भी घटता है। केंद्र पे क्या होता है, शून्य। क्या होता है केंद्र पे, क्या हो जाता है भैया, शून्य। ओके, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ओके, अब देख लेते हैं न्यूटन साहब के जो नियम थे। एक पॉइंट आता है क्या, इनर्शिया। क्या आता है, इनर्शिया, जिसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। अब जड़त्व क्या है, मतलब क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन का विरोध ही क्या है, जड़त्व है। मतलब क्या है, कोई वस्तु स्थिर है तो क्या है, आप उसको गति में ला रहे हैं, क्या रहे हैं, मान लीजिए आप गति में ला रहे हैं तो उसका स्थायित्व है कि वो विराम अवस्था में रहे, लेकिन क्या आप क्या कर रहे हैं, उसको गति में ला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसका विरोध करती है। या कोई चीज़ जा रही है, क्या है, ये बस मान लेते हैं, ये बस जा रही है, तो अब क्या है, कई लोग इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या है, ये भी क्या करेगी, विरोध करेगी, नहीं 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 हमको जाना ही है भैया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मैं रोक कर रख देंगे भैया, ये भी क्या कर रहे हैं, विरोध कर। इसी गुण को कहते हैं हम लोग क्या, जड़त्व। जड़त्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। ठीक, इसी को संबंध में न्यूटन साहब ने नियम दे दिए, जिसको बोलते हैं गति के नियम। क्या बोलते हैं, गति के नियम बोलते हैं, गति के नियम। न्यूटन साहब ने इसका वर्णन प्रिंसिपिया, उनकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया में किया है। किस में किया है, प्रिंसिपिया, बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया में उसने किया है, उन्होंने किया है। पहला नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व, इनर्शिया लॉ, जड़त्व का नियम। ये जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, मान लीजिए कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, मान लीजिए कोई वस्तु है तो रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर वह बल लगा कर उसको गति में न लगे। या कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी जब तक उस पर वह बल लगा कर रोक ना दिया जाए। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट है, उसका नाम क्या है, जड़त्व। अब देखो क्या, आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, या तो वस्तु स्थिर है तो आप गति कर रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, या कोई वस्तु क्या है गति में है तो उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, फिर भी बल लगा रहे हैं। तो पहले पॉइंट कि जो पहला पॉइंट है ना, गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, इससे क्या मिलती है, हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्यों, क्योंकि आप रोक रहे हैं किसी भी वस्तु, क्या कर रहे हैं, या तो पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, तो बल एक तरह क्या है, पुल या पुश, धक्का या खिंचाव है। ओके, सेकंड नियम देख लेते हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम, सेकंड नियम क्या है, कहता है क्या, सम्वेग परिवर्तन की दर। सम्वेग परिवर्तन की पी इक्वल टू क्या था, एम वी। पिछली वीडियो में डिस्कस, एम वी सम्वेग परिवर्तन बोलते हैं, एम डेल्टा वी। सम्वेग परिवर्तन की दर बोले तो दर मतलब क्या होता है, टी से भाग देना, कि दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, मतलब एफ। तो एफ इंटू टी, अब एफ की वैल्यू हो जाती है ना, सम्वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है, बल। देखिए भैया एफ, देखो एम डेल्टा, अब क्या हो जाता है यहाँ से, ये अगला पॉइंट देखिए, एम डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी, एफ इंटू टी क्या होगा, एफ इंटू टी, ये हो गया ना। तो वेलोसिटी डेल्टा वी क्या कहते हैं, अब डेल्टा वी बाई टी को क्या लिख सकते थे आप, ए लिख सकते थे, क्या है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एम इंटू ए इक्वल टू एफ, तो मतलब सेकेंड से क्या मिलता है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, बल। और सेकेंड गति के समीकरण से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ओके, बल की परिभाषा मिलती है। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे। किस पे, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगे। इसको लिख देते हैं ए एंड इसको लिख देते हैं बी,
दो अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा क्या, ये प्रतिक्रिया नियम। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ए व्यक्ति है बी को अगर चाटा मारेगा तो बी का मान लेते हैं एक गाल पड़ गया और एक का भैया हाथ पड़ गया, तो दो अलग अलग वस्तुएं हो गई कि नहीं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे भैया, दो अलग अलग वस्तुओं पे क्या करता है क्या, नियम। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 38 देख लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई वायु बल सक्रिय न हो। सक्रिय न हो तो हमने क्या कहा था, जो कोई रुकी है तो रुकी रहने दीजिए और चल रही है तो चलने दीजिए। इसे तो कहते थे न्यूटन का गति विषयक पहला नियम। क्या बोलते हैं, न्यूटन की गति का पहला। दूसरा नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाते हैं। तीसरा नियम प्रतिक्रिया के नाम। देखिए क्या है, जो पहला नियम है ना, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम। अब देखो गैलीलियो का गति विषयक नियम, नहीं भाई, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण बार बार बता रहे हैं। वेग परिवर्तन डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई टी, वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब असंतुलित बल क्या होता है, मान लीजिए एक कोई क्या है टुकड़ा है ए, इधर से 5 आदमी लगे हैं। मान लीजिए कोई एक मतलब एक आदमी लगा, एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से। ओके, ये 5 न्यूटन का बल लगा के इस साइड खींच रहा है और बी भाई साहब इधर क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का इधर। तो क्या है, बल क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। यदि यही इधर भाई साहब, ये जो लेफ्ट वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, यदि 10 न्यूटन लगा देते हैं, ये क्या लगाते हैं 4 न्यूटन या 5 न्यूटन रहने देते, तो क्या हो जाता है, असंतुलित बल हो जाता है। तो बल इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एम ए। तो त्वरण क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर इक्वल टू बल के अनुक्रमानुपाती। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नियम है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया में संबद्ध बल होगा। क्या होगा, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। नहीं, हमने क्या बोला अभी, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है। ई भाई साहब बी के गाल पे मार रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है ना, तो इसका हाथ यूज कर रहे हैं और किस पे लग रहा है, गाल पे। तो क्या होगा, अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी एंड सी देख लेते हैं, कितना सिंपल एकदम माइनर डिफरेंस। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने के चांसेस है। देखा है, बी ऑप्शन क्या है, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। ये में भी हो सकता है लेकिन है नहीं। हमेशा और हमेशा ही क्या लगेगा, अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा। ऑप्शन नंबर इसलिए सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम, तो अभी डिस्कस किए थे, ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का संभव है। द्वितीय नियम, प्रथम नियम, तृतीय नियम। अब तृतीय नियम देखिए, प्रथम नियम क्या कहता है भैया, कोई चीज़ रुका है तो रुका रहेगा। अब जल में तैरना है तो आप रोके तो हैं नहीं, इसलिए पहला नियम खत्म। द्वितीय नियम की बात करते हैं तो द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर। संवेग ये भी नहीं काम कर रहा है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया। अब क्रिया प्रतिक्रिया लिए क्या हमने कहा है कि दो अलग अलग बॉडीज होनी चाहिए। आपका हाथ है, आप और क्या है, नदी है या तालाब, उसमें क्या है भैया, पानी। पानी को आप क्या कर रहे हैं, पीछे रिवर्स कर रहे हैं, पीछे आप क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे पक्षियों में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई पक्षी है, ठीक, तो पक्षी है ये वाला पक्षी, ठीक, तो वो ये क्या है, पंख अपने फैलाता है भैया, पंख हवा भरता है नीचे, पक्षी ऊपर, पक्षी क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको कर क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई पिंड तब तक ही विरामावस्था बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई वायु बल कार्य नहीं करता। बिल्कुल सही, ये कथन किसका है, न्यूटन साहब का।
बल की परिभाषा, ये इसको मोस्ट बल की परिभाषा पहले नियम से मिलती। देखिए बल की परिभाषा पहले नियम से मिलती है, पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से समीकरण मिलता है, तीसरे नियम बल की प्रकृति कैसी है भाई, प्रकृति मिलती है। तो बल की परिभाषा किससे आती है, न्यूटन के गति के पहले नियम से। किससे आती है, पहले नियम से, ये बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती। मतलब कोई भी चीज परिवर्तन का विरोध करेगी, अर्थात क्या होगा, वो जड़त्व होगा। क्या होगा, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं भाई, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बी सही। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति ये है, ठीक है, जूता पहना देते हैं इसको भाई साहब को। अब जैसे क्या है, आप हैं या ये व्यक्ति है, अब चलेगा जैसे जैसे जिस बल से क्रिया प्रतिक्रिया इसमें भी लग रही है, क्रिया प्रतिक्रिया। अब ये पैर से पृथ्वी को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। अब पृथ्वी भी क्या कर रहे हैं, उसी पर उतना ही बल आरोपित कर रहे, इसी कारण व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। सेम सेम पैटर्न क्या होता है, घोड़ा गाड़ी में भी होता है। तो क्या होता है, पृथ्वी इसमें देखते हैं घोड़ा द्वारा गाड़ी द्वारा घोड़े पर आता है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आते बल के कारण नहीं। भाई बल किसका है, जो सड़क है या पृथ्वी है जिस पे चल रहा है घोड़ा, उसी पे लगेंगे ना। मान लीजिए आप इस पे चल रहे हैं भाई, फर्श पे चल रहे हैं ना, फर्श पे जितना आप बल लगाएंगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब फर्श क्या है, बहुत सारी चिकनी है, तो उतना बल लगा नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पर पैरों पर आरोपित बल से, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। अब भाई देखिए, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, कोई व्यक्ति अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कोई वायु बल नहीं लगे। अगर विराम में रहेगी, गति में, तो गति में रहेगी जब तक उस पर वायु बल लगा कर उसको रोका ना जाए या गति में ना ला जाए। यही कहता है ना नियम, पहला नियम। देखो क्या है कि अगर ये बस है, कोई व्यक्ति इसमें क्या है, बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है तो क्या है, ऊपर वाला क्या है भैया, एकदम गति में नहीं, नीचे वाला लेकिन पैर क्या है, गति में है। जैसे गाड़ी ब्रेक लगेगी, ये क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। ये सोचेगा नहीं नहीं हमें जड़त्व रही में रहना है, गति में नहीं आना है। लेकिन क्या कहता है कि ये गति में ला जाएगा, क्या करेगा, गति में ला जाएगा। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है भैया। चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत क्या करता है, रॉकेट का सिद्धांत करता है क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर ए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। क्या कारण है भाई, क्या कारण है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी देखते हैं। अरे भाई तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया, चलेगा। जड़त्व, वो क्यों चलना प्रारंभ, क्योंकि वो रुका था तो वो रुका ही रहना चाहता है, लेकिन क्या होगा, जड़त्व के कारण क्या होगा, वो गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों क्यों पकड़ता है भैया। अब कोई उसका समय, कोड़ी समय को कम करने के लिए। अब कोड़ी समय को कम करने, कोड़ी समय क्या, एम डेल्टा भी है ना, कोड़ी समय वाला सिस्टम, कोड़ी समय एम, कोड़ी समय क्या लेता है, एम इत क्या है, सिर्फ समय है ना। कोड़ी समय क्या होता है, एम वी आर, एम वी आर। द्रव्यमान तो उसका सेम रहेगा, वेलोसिटी गेंद की कुछ है, रेडियस भी कुछ है। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथ क्या करता है, पीछे खींच लेता है, तो क्या होता है, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसलिए क्या कर सकता है, वो अपने बाल हाथ क्या करता है, पीछे खींचता है। ओके, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन अगला देखते हैं भैया। चलिए देखिए, बल गुणनफल है, किसका गुणनफल, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित
पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। पदार्थ की मात्रा बोले तो द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा बोले तो द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान परिवर्तन होता है? भाई द्रव्यमान तो कहीं बदलता ही नहीं ना, तो ऑप्शन ए गलत। भार घट जाता है तब मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार क्या होगा? भार पृथ्वी का जितना भी भार होगा mg, पृथ्वी का भार कितना होता है mg, ऊपर जाएंगे उसका 1/6 हो जाएगा, तो घटता बिल्कुल जाता है। मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती। मात्रा बोले तो द्रव्यमान अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए पहले थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर या भूमध्य रेखा पर, ये देखिए क्या है, ये है पृथ्वी, अब ये है भूमध्य इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, नीचे क्या हो गया साउथ पोल। अभी क्या, ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है पृथ्वी, इसको बोलते हैं ओमेगा कोणीय वेग। और यहाँ होता है लैम्डा, जिसको बोलते हैं कितना कोण है, कोणीय वेग है कितना कोण से झुका हुआ है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है जी की वैल्यू, कि पृथ्वी की सतह पर घूर्णन गति के कारण जी की वैल्यू कितना होती है, तो जी डैश इक्वल टू होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। लेमडा क्या था? कोण था कोण, और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। आर रेडियस, जी पृथ्वी की सतह पर करते थोड़ा, ये होता है पृथ्वी की सतह पर घूर्णन गति करने का जी की वैल्यू, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। ओके ठीक। अब देखिए पृथ्वी की जो ये क्या है, ये देख लेते हैं, ये इक्वेटर 0 डिग्री, अब क्या है, अब 0 डिग्री है, ये क्या है झुकाव है। यहाँ कास 0 की वैल्यू लिख देंगे, कास 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1, तो जी डैश की वैल्यू भूमध्य रेखा क्या हो जाएगी, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। फिर से देखते हैं, जी डैश इक्वल टू क्या था जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। बात कर लेमडा विषुवत रेखा अब क्या होता है, लेमडा की वैल्यू 0, तो कास 0 की वैल्यू 1, इसके लिए जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा विषुवत रेखा पर। अब भूमध्य रेखा की बात करें, हो गया ना। अब बात करेंगे ध्रुवों पर लेमडा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 डिग्री कास 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो जी डैश इक्वल टू जी ये कहाँ होगा ध्रुवों पे क्या होता है अधिकतम होता है। अब कैसे पता? अब देखो जी की वैल्यू जितनी भी होगी उसमें से आर रेडियस और कुछ तो घटेगा भैया, कुछ तो घटे। 10 में से 10 अगर जी की वैल्यू 10 लेते हैं, क्या लेते हैं 9.8 भी लेते हैं, तो कुछ वैल्यू घटेगी, तो मतलब कम हो जाएगा। यहाँ वैल्यू ध्रुवों पे क्या सिर्फ जी रहेगा, ध्रुवों पे क्या रहता है अधिकतम रहता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, देखिए भैया ध्रुवों से, ये है, ये ऊपर वाला क्या है नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या है साउथ पोल ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ये है इक्वेटर जो लो तो भूमध्य रेखा। हम जी डैश की वैल्यू कहाँ अधिकतम, जी डैश की वैल्यू मतलब या जी की वैल्यू कहाँ अधिकतम होती है ध्रुवों पर। ध्रुवों से जैसे कहाँ आते हैं, ये ध्रुव नॉर्थ पोल से कहाँ आ रहे हैं आप लोग, इधर साइड इस साइड आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं इक्वेटर पर। तो क्या आ रहा है वैल्यू क्या हो रही है घट रही है, क्या रही है घट रही है। क्यों? जी की वैल्यू क्या होती है घटती है, जी का मान क्या हो जाए घटेगा, जी का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन है 55, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम हो। क्यों? कि जी की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है अधिकतम होती है, इसलिए ध्रुवों पर अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? भैया कि जी की वैल्यू क्या है उसकी 1/6 है, क्या है 1/6 है। यहाँ अगर 10 लग रहा है तो वहाँ क्या लग रहा है उसका 1/6, मतलब लग रहा है उतना लग रहा है। इसलिए क्या होगा, देखते होंगे आप चहलकदमी सुनीता विलियम्स को आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो देखा होगा क्या वो चहलकदमी करते हैं, क्या करते हैं चहलकदमी, क्योंकि वहाँ क्या है जी नगण्य हो जाता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा आप क्या है जी/6 है, थोड़ा आप
अधिक उछल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का तो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला देख लेते हैं, 57 क्वेश्चन है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य हो। देखिए, ऊंचाई पर जो किया गया कार्य होता है W होता है mgh, ऊंचाई पर किया गया कार्य। ऊंचाई पर क्या है mgh। आप कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाँ जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्थिति कार्य होती है। देखिए क्या है कि 20 केजी, क्या लिखा है 20 केजी वजन, द्रव्यमान क्या हो गया 20, सॉरी द्रव्यमान क्या हो गया जी 20, द्रव्यमान क्या हो गया W क्या है mgh। अब m की वैल्यू 20, h की वैल्यू, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 200, कितना 200, कार्य का मात्रक जूल, तो 200 जूल कितना आ जाएगा 200 जूल। लेकिन 200 जूल, लेकिन ये क्या कर रहा है ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये क्या है वस्तु है, अब इसको आपने क्या उठा दिया 1 मीटर, क्या उठा दिया है 1 मीटर, इसको उठा कर रख दिया है। तो ये क्या, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पकड़ा है ना सिर्फ 1 मीटर की ऊंचाई पर, अब इस वस्तु को 1 मीटर की ऊंचाई पर ले गया, वहीं पे पकड़े हुए हैं, तो कोई कार्य हुआ? कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऊंचाई नहीं है। आप सोचेंगे सर जी 1 मीटर तो है, नहीं भाई, अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मीटर उठा कर रखने में क्या है कार्य, उठा कर रखने में, देखिए क्या है पकड़ा हुआ है सिर्फ 1 मीटर उठा कर, तो कोई कार्य नहीं, क्योंकि ऊंचाई नहीं है वहाँ पे। उठा कर किया गया कार्य, तो 1 मीटर ऊंचाई हो जाती है, कितनी हो जाती है 1 मीटर ऊंचाई, तब हो जाता क्या 200 जूल, क्या हो जाता है 200 जूल। लेकिन पकड़े रखने में जो कार्य होगा 0 जूल, क्या होगा 0 जूल। ये स्टार पॉइंट है, स्टार क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है, तो क्या है विस्थापित मतलब क्या, उसको खिसकाने में। ये है दीवार, ये है भैया व्यक्ति, ओके, व्यक्ति इसको खिसका रहा है, क्या कर रहा है खिसका नहीं पा रहा है। तो W कल हमने क्या दिखा था, कार्य क्या देखा था हमने F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या देखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी वस्तु को आप बल लगा रहे हैं उसी की दिशा में, यदि विस्थापित हो जाए तो कार्य, विस्थापित नहीं तो कोई कार्य नहीं। लेकिन आपके एवज में वो कार्य है, लेकिन फिजिक्स कहता है भाई कोई चीज़ यदि विस्थापित नहीं हो रही तो वो कार्य नहीं है। लेकिन फिजिकली तो वर्क कर ही रहे हैं ना, लेकिन वो क्या फिजिकली क्या नाम, फिजिक्स के हिसाब से वो कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विस्थापन ही नहीं है, तो कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए बनाए रखिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।